हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। और जैसा कि मैं आपको रोज कहता हूं, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को ले सकते हैं। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को और एंड तक पूरे सेशन को रिलैक्स होकर देखिए। हम चलते हैं 18 जुलाई के हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। 2025 में यह रैंकिंग आई है 2026 के लिए। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 किस आधार पर जारी की जाती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो फॉरेन से स्टूडेंट पढ़ने जब भी किसी अदर देश में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो वहां पर शहर उनके लिए कितना ज्यादा अफोर्डेबल है, कितना सस्ता है। इसके अलावा वहां का माहौल कैसा है स्टूडेंट के लिए, जिस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है वो कितना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा मिलती है। इन सभी अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर बेस्ट सिटीज देखी जाती है स्टूडेंट के लिए दुनिया भर में। तो यह रैंकिंग है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026। इसमें छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया सियोल को। सियोल की बात करें तो साउथ कोरिया का शहर है सियोल। अब यहां पर क्यूएस की अगर बात की जाए तो यह है क्वाकरेली साइमंड्स, एक ब्रिटिश रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्वाकरेली साइमंड ये इस लिस्ट को जारी करता है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026। रैंकिंग में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलग अलग फैक्टर के आधार पर बेस्ट सिटीज की यहां पर रैंक दी गई है। इंडिया के 4 शहरों को टॉप 150 शहरों में जगह दी गई। इंडिया का सबसे टॉप शहर इस रैंकिंग में है मुंबई। हालांकि इस रैंकिंग में मुंबई की जो रैंक है वो 98 थे। पहले नंबर पर आता है साउथ कोरिया का सियोल, सेकंड पर जापान का टोक्यो, थर्ड पर रखा गया है यूके के लंदन को। रैंक ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की सिटीज की रैंक देखें इस इंडेक्स में तो मुंबई सबसे टॉप पर 98, दिल्ली को दी गई है 104 की रैंक, बेंगलुरु 108वीं रैंक पर है और चेन्नई तमिलनाडु में 128 रैंक पर इस लिस्ट में रखा गया। तो ये क्वाकरेली साइमंड की रिपोर्ट है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि हायर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर पर रिसर्च और एनालिसिस का काम करता है। इस संस्था की स्थापना 1990 में की गई थी और हेडक्वार्टर लंदन में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, सियोल इस रैंक के अनुसार। और इंडिया का सबसे टॉप पर मुंबई 98 रैंक पर। डन। सेकेंड क्वेश्चन, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। बजट 2025 जो कि निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने जब अनाउंस किया था तब बजट 2025 में इस स्कीम को भी अनाउंस किया गया था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसे हाल ही में अप्रूवल दिया गया है, इसके लिए 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट आवंटित किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2025 के बजट में जो हमारा ईयरली बजट था उसमें इस स्कीम का अनाउंस किया गया था ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दिया है, सेंट्रल कैबिनेट ने, और 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 24,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए प्रावधान किया गया है, आवंटित किए जाएंगे। 24,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो होगा क्या, 11 मिनिस्ट्री जो कि सेंट्रल की 11 मंत्रालय हैं, उनकी 36 अलग अलग स्कीम्स को मिलाकर इस पर्टिकुलर स्कीम को बनाया गया। 6 साल के लिए इसे लागू किया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग यह है कि 2031-32 के फाइनेंशियल ईयर तक यह स्कीम चलेगी और हर साल 24,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए जाएंगे। मतलब एक साल का बजट है 24,000 करोड़ रुपए, कंटिन्यू हर साल 24,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए दिए जाएंगे। तो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भी 24,000 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
को हाल ही में सेंट्रल ने अप्रूवल दिया है। किया क्या जाएगा, देश भर के 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा। हर जिले में कोशिश है कि हर राज्य में कम से कम एक जिला यहां पर चुना जाने वाला है इस स्कीम के लिए। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर स्कीम की प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाएगी। 100 जिलों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जितने भी कृषक है, जितने भी किसान हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी टेक्नोलॉजी की। इसके अलावा हाई क्वालिटी जो सीड्स चाहिए, जो बीज चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो इस स्कीम के तहत किसानों को दी जाएगी, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके और आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके एग्रीकल्चर के हर प्रोडक्ट के लिए। पंचायत, ब्लॉक लेवल और मॉडर्न फूड, जो ब्लॉक लेवल पर या पंचायत लेवल पर मॉडर्न फूड स्टोरेज बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, ताकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट है उसको सेव किया जाए, उसको गोदामों में रखने के लिए वेयर हाउस बनाया जाए, फूड स्टोरेज बनाया जाए, ताकि उनको सेफली रखा जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अलग अलग जगह पर। तो इस स्कीम को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 6 साल के लिए इसे अप्रूवल दिया गया। हर साल इसके लिए जो बजट रखा गया वो कितना है, 24,000 करोड़ रुपए। इसके बाद इस योजना की जितनी भी आगे की जानकारी आएगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इतनी ही इसकी इंफॉर्मेशन आई है। तो हर साल 24,000 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। जनरल साइंस आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए। रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है एक पोर्शन आपका स्पेशली साइंस का पूछा जाने वाला है, तो आप साइंस के लिए लाइव लेक्चर यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। हर लेक्चर की आपको डिटेल पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड की जाती है। अभी आपके लिए लाइव सेशन है, 45 डेज का आपके लिए क्रैश कोर्स है ये, तो अभी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करें, डायरेक्ट आप इसे अवेल कर पाएंगे। और कोई भी हर्डल आता है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी हमारी टीम वहां पर सॉल्व कर देगी। तो देर मत कीजिएगा, ज्वाइन कीजिए ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए जनरल साइंस। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको पूछा जाने वाला है यहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा। चलिए आगे आएंगे। आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम, इसे डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है। आप सभी को पता है ये काम अधिकतर कौन करता है? डीआरडीओ करता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ ने आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम को हाल ही में विकसित किया है। और इंटरेस्टिंग यह है कि अभी लद्दाख में 5,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर इसका सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है। स्वदेशी रूप से निर्मित डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। आकाश प्राइम एक सरफेस टू एयर मतलब सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है, जो कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में हमारे लिए काम करेगा। वैसे इसके पहले जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आप इसे मान सकते हैं। इसकी विशेषता यह है, इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों पर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बाउंड्री है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान से लगती है, चाइना से लगती है, अरुणाचल प्रदेश में लगती है। तो ये जो हमारे सीमावर्ती एरिया हैं जहां पर ठंडक ज्यादा है, हिमालय के क्षेत्र, कम हवा वाले जो एरिया हैं, ऊंचाई वाले जो एरिया हैं, वहां पर अपॉइंट करने के लिए इस डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है। तो नाम दिया गया आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका सक्सेसफुली ट्रायल हाल ही में लद्दाख में 5,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। बनाने वाली संस्था कौन? डीआरडीओ। अच्छा, फीचर क्या है आकाश प्राइम के? अगर हम फीचर देखते हैं, फीचर क्या है? तो पहली चीज सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। रेंज देखिए तो 25 से 30 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी रेंज है। किसी भी अदर मिसाइल ड्रोन को यह हवा में 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में नष्ट कर सकता है। स्पीड अगर देखने जाए तो इसकी मैक 2.5 है ना, अप टू मैक 2.5 तक की स्पीड देखने को मिलती है। ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा तक इसकी स्पीड देखने को मिल जाती है। 60 किलोग्राम तक किसी प्रकार का गोला बारूद वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। डिप्लॉय किया जाएगा अप टू 4,500 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब जो हमारे लद्दाख वाले एरिया हैं
वहां पर अब इनको डिप्लॉय किया जा सकता है हमारी रक्षा के लिए। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम हाल ही में से विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के बारे में वैसे हम काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है तो हमको देखना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ काम करता है। मिलिट्री से रिलेटेड सारे रिसर्च और डेवलपमेंट के काम डीआरडीओ के द्वारा ही किए जाते हैं। 52 रिसर्च लैब डीआरडीओ की पूरे इंडिया में देखने को मिलती है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर हैं वर्तमान में, चेयरमैन। आगे चलें। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड, पहले तो यह समझिए कि हॉकी प्लेयर्स को दिया जाने वाला अवार्ड है और यह 2025 में हाल ही में दिया गया भारत की दीपिका सहरावत को। हॉकी प्लेयर है दीपिका सहरावत, पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड। अब देखिए दिया क्यों गया, पहले यह समझना पड़ेगा कि ठीक है दीपिका सहरावत को दिया क्यों गया। तो देखिए अवार्ड दिया जाता है FIH हॉकी प्रो लीग, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसका आयोजन करता है, FIH हॉकी प्रो लीग। इसमें ऐसे खिलाड़ी को जिसने क्रिएटिव फॉर्म दिखाया हो अपने हॉकी खेल का, क्रिएटिव या फिर बहुत ज्यादा स्किलफुल जिसने अपना गेम दिखाया हो, तो इसे किसी प्लेयर को दिया जा सकता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि FIH डिसाइड नहीं करता इस अवार्ड को, देता यही है, लेकिन यहां पर इंटरनेशनल वोटिंग के आधार पर किसी प्लेयर को यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड से जो वोट मिले हैं वो भारत की दीपिका सहरावत को दिए गए हैं, हॉकी प्लेयर भारत की, ठीक है, दीपिका सहरावत। इन्होंने एक मैच हुआ था, बात करेंगे हम, तो अवार्ड दीपिका को फरवरी में एक नीदरलैंड के खिलाफ एक गोल के लिए दिया गया है FIH हॉकी प्रो लीग में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव गोल किया, यहां पर वीडियो क्लिप में चला नहीं सकता, लेकिन अगर आप देखेंगे इस गोल को जाकर जिनके लिए इनको अवार्ड मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने गोल किया था, बहुत ही क्रिएटिव गोल था, तो इसके लिए दीपिका सहरावत को यह अवार्ड दिया गया। इसी के साथ जो मेंस कैटेगरी का अवार्ड है ना, वो दिया गया है बेल्जियम के हॉकी प्लेयर विक्टर वेगनेस को। ये बेल्जियम के मेंस हॉकी प्लेयर है, तो मेंस और विमेंस कैटेगरी के हो जाते हैं। विमेंस में दीपिका सहरावत को दिया गया। इस अवार्ड को पाने वाली पहली इंडियन विनर, ठीक है। अवार्ड का नाम है पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड। इंटरनेशनल हॉकी का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, FIH के द्वारा दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। दीपिका सहरावत की बात करेंगे, हरियाणा के हिसार से ये आती है। इंडियन हॉकी में फॉरवर्ड पोजीशन पर ये खेलती है और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। जो टीम जीती थी उसमें ये भी प्लेयर थी। FIH हॉकी प्रो लीग, जिसमें गेम्स के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, क्रिएटिविटी या क्रिएटिव गेम्स के लिए अवार्ड दिया जाता है। एक इंटरनेशनल हॉकी कॉम्पिटिशन है, मेंस और विमेंस कैटेगरी के लिए अलग अलग आयोजित किया जाता है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। जो यहां पर विनर होता है ना, वो डायरेक्ट हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट के रूप में भी देख सकते हैं आप इसको। 2017 में स्टार्ट किया जा चुका था, लेकिन पहली बार ये 2019 में हुआ था, ठीक है। 2024-25 का जो FIH प्रो लीग है, जिसमें दीपिका सहरावत के किसी गोल के कारण उनको यह अवार्ड मिला। तो ये जो FIH प्रो लीग है 2024-25 का, 30 नवंबर 2024 को ये शुरू हुआ था, 29 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया। विमेंस कैटेगरी में ये जो लीग है ये अपने नाम की थी नीदरलैंड ने, और मेंस कैटेगरी में भी नीदरलैंड ही विनर रहा। रनर अप विमेंस कैटेगरी में अर्जेंटीना रहा, मेंस कैटेगरी में बेल्जियम रहा। विमेंस कैटेगरी में थर्ड प्लेस पर बेल्जियम था, इधर ये रनर अप था, तो विमेंस में थर्ड पर था, और इंडिया की रैंक विमेंस कैटेगरी में 9th थी। मेंस कैटेगरी में थर्ड पर स्पेन था और इंडिया की रैंक थी 8th। ओके। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इसका आयोजन किया जा रहा है ओडिशा के भुवनेश्वर में। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, विभाग है, वहां पर गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना मुख्य उद्देश्य है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को आयोजित किए जाने का।
17 तारीख को ये कल शुरू हुआ था, 18 जुलाई आज ये खत्म हो जाएगा। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इनॉग्रेशन जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, इन्होंने मिलकर इनॉग्रेशन किया। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, जो कि अलग अलग विभागों के हैं। होगा क्या कि जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनको चर्चा के लिए यह कॉन्फ्रेंस एक मंच देता है। इन सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताना जिन प्रोजेक्ट को पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है, ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में इन्हें अवेयर करना, ताकि प्रशासन में, संस्थाओं में गुड गवर्नेंस को, स्वशासन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए आयोजित की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। आयोजन कहां पर? ओडिशा के भुवनेश्वर। आपको पता है एक अवार्ड भी दिया जाता है एक्सीलेंस वर्क के लिए, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सिविल सर्वेंट को अच्छा काम करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि गुड गवर्नेंस बढ़ता है अच्छा काम करने से। हर साल नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को दिए जाते हैं। इस बार 2025 में 16 सिविल सर्वेंट को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया था। आगे आइए, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हाल ही में अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया है। आईसीएआर की स्थापना कब की गई थी? तो आईसीएआर की स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई। अभी 16 जुलाई को इसका अपना 97वां फाउंडेशन डे मनाया है। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का काम क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है, जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत कार्य करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था काम करती है। 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बार 2025 में 16 जुलाई को 97वां फाउंडेशन डे इस संस्था का सेलिब्रेट किया गया। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हमेशा जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं ना, वो होते हैं। तो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो ये आईसीएआर के वर्तमान में अध्यक्ष है। स्थापना दिवस 16 जुलाई को इस बार 97वां फाउंडेशन डे मनाया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 में कलिंग रत्न अवार्ड धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, कलिंग रत्न अवार्ड ओडिशा के किसी व्यक्ति को दिया जाता है, यह समझना थोड़ा सा। ओडिशा के किसी भी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। वैसे हर साल भी नहीं दिया जा रहा है, आखिरी बार 2021 के लिए दिया गया था और अब यह 2024 के लिए दिया गया है 2025 में। ठीक है, तो 2024 का अवार्ड है, समझना इसको, दिया अभी गया। कलिंग रत्न अवार्ड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, हाल ही में इनको दिया गया। ओडिशा के किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी सेक्टर में अद्वितीय काम किया हो, अच्छा योगदान दिया हो, तो ओडिशा के ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ओडिशा से आते हैं, तो एजुकेशन के सेक्टर में सुधारों के लिए, इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है, अब अवार्ड जो है ये वैसे तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, लेकिन देती सेंट्रल की एक संस्था है, बात करेंगे हम। आखिरी बार कब दिया गया था? 2021 में। कौन सी संस्था देती है? सरला साहित्य संसद संस्था, ये इस अवार्ड को प्रदान करती है। फिर ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। 2007 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 2021 के लिए विश्वभूषण हरिचंद्रन को यह अवार्ड दिया गया था, पब्लिक सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए। और अब एजुकेशन और पब्लिक सर्विस के लिए धर्मेंद्र प्रधान को 2024 के लिए दिया गया कलिंग रत्न अवार्ड 2024। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस पर कितने दिन बिताए थे?
तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यहां पर बात की जा रही है। पहले इंडियन जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। वैसे अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय पूछते तो दूसरे भारतीय हो जाते, कौन? शुभांशु शुक्ला। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन है शुभांशु शुक्ला। इन्होंने आईएसएस पर 18 दिन बिताए हैं। वैसे 20 दिन का पूरा इनका प्रोग्राम था, लेकिन आने जाने में भी समय लगा है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इन्होंने 18 दिन बिताए हैं। पहले इंडियन जिन्होंने इतने दिन इस पर बिताए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। देखिए यहां से डेफिनेटली हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बेसिक डिटेल हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार कर लेते हैं। मिशन का नाम क्या था जिसके तहत ये गए थे? एक्सियोम मिशन 4, जिसके तहत इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। एक्सियोम स्पेस जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है यूएसए की, प्राइवेट मिशन के तहत इनको भेजा गया था। तो प्राइवेट मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले भी ये पहले इंडियन है। आईएसएस में 18 दिन तक रहना उद्देश्य था, ये रह के आए। टोटल 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था, इसमें से एक इंडिया के थे, शुभांशु शुक्ला। मिशन ऑपरेटर एक्सियोम स्पेस ही था, प्राइवेट स्पेस कंपनी यूएसए की। हालांकि उन्होंने मदद ली थी नासा और स्पेस एक्स की। मिशन के ड्यूरेशन 20 दिन का था ऑलमोस्ट। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन था। लॉन्च किया गया था 25 जून 2025 को। यह वापस लैंड किया है 15 जुलाई 2025 में, ठीक है। और लॉन्च साइट थी कैनेडी, स्पेस स्टेशन यूएसए का है। रॉकेट था फॉल्कन 9 ब्लॉक 5, स्पेसएक्स का रॉकेट है। और लैंडिंग साइट जहां पर लैंड किया गया पैसिफिक ओशन का एरिया था, पैसिफिक ओशन में लैंड किया था शुभांशु शुक्ला ने। अब यहां पर जो रिकॉर्ड बने शुभांशु शुक्ला के, आईएसएस पर जाने वाले पहले इंडियन, 41 साल बाद स्पेस में जाने वाले इंडियन, मतलब दूसरे ऐसे इंडियन जो कि स्पेस में गए। प्राइवेट मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन, और आईएसएस पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले भी पहले इंडियन। तो एक्सियोम स्पेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कंपनी है स्पेस की, यूएसए की, 2016 में स्थापना की गई और यूएसए के टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? लगातार 8वीं बार इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन बनी? तो ऑब्वियस सी बात है, यह है इंदौर, मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल इसको कहा जाता है। ऑफिशियल जो प्रशासनिक राजधानी है वो तो भोपाल है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इंदौर को, मध्य प्रदेश की। मिनी मुंबई भी कहा जाता है इसको। तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, लगातार 8वीं बार स्वच्छता में सबसे ऊपर रहा है। अब यहां पर देखिए रैंकिंग थोड़ी सी अलग अलग बनाई गई है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ने स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया 2024-25 का। इंदौर लगातार 8वीं बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया रही। इंदौर को यह जो अवार्ड है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया नई दिल्ली में। अब यहां पर देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण इंडियन गवर्नमेंट की एनुअल रैंकिंग है, जिसमें क्या होता है कि सिटीज को रैंक दी जाती है, स्टेट को रैंक दी जाती है और एरिया वाइज भी रैंक दी जाती है। लेकिन पॉपुलेशन की जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती है वो अलग है। पॉपुलेशन की कैटेगरीज के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड की जाती है, चाहे वो सिटी हो, स्टेट हो या एरिया हो। इस बार एक नई कैटेगरी इन्होंने अनाउंस की। ये जो कैटेगरी है ना, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी है। अब यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो सुपर स्वच्छ लीग में क्या किया इन्होंने, ऐसे शहर जो कि 3 साल के अंदर 2 बार, 3 साल के अंदर 2 बार टॉप 3 में आए हूं। 3 साल में 2 बार कोई भी साल लगातार 1, 2 या 3 पर आए हूं, तो उन शहरों के लिए कैटेगरी बनाई गई सुपर स्वच्छ लीग के नाम से, ताकि इनको अलग कर दिया जाए। और फिर जो नॉर्मल स्वच्छता सिटी वाली रैंक होती है उसमें फिर नए शहर भी आ पाए, इसलिए इन शहरों के लिए अलग से ही एक कैटेगरी बना दी। अब जो सुपर स्वच्छ लीग है उसमें देखो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर जनसंख्या वाले शहरों में पहले नंबर पर इंदौर है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो मैं बता देता हूं, इंदौर पहले स्थान पर। सेकंड पर रखा गया है सूरत गुजरात, और थर्ड पर रखा गया नवी मुंबई को। इसी तरीके से 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में पहले पर नोएडा है। 50,000 से 3 लाख की कैटेगरी में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को रखा गया। 20,000 से 50,000 की जो कैटेगरी है पॉपुलेशन की, उसमें वीटा पहले स्थान पर। लेस देन 20,000 मतलब 20,000 से कम जो जिनकी पॉपुलेशन है, पंचगनी को पहले स्थान पर इसमें रखा गया। तो
हमारे लिए तो 10 लाख से ऊपर ही नॉर्मली पूछी जाती है, पर ठीक है, कैटेगरी का पहला पहला तो हमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा शहर पहले नंबर पर रहा है। सबके बता दिए। अब ये तो हो गई सेपरेट, ये शहर हो गए बाहर। अब आई स्वच्छता रैंकिंग 2024-25, जिसमें हर साल पहले इंदौर होता था, लेकिन ऐसे शहर जो कि 3 साल में 2 बार 1, 2 या 3 पोजीशन पाए, उनको वैसे ही अलग कर दिया। अब यहां पर स्वच्छता रैंकिंग 2024-25 में पहले नंबर पर आया है 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों में अहमदाबाद। यहां पर काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट को हो रहा था कि यार अहमदाबाद सबसे स्वच्छ है, अब तो सूरत कहां गया, इंदौर कहां गया, तो कैटेगरी बदल दी है। ठीक है, तो अब मोर देन 10 लाख के ऊपर जो नॉर्मल रैंकिंग आती है, स्वच्छ रैंकिंग, उसमें पहले स्थान पर आ गया है पूरे इंडिया में अहमदाबाद। आया समझ में? सेकंड पर है भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल, और थर्ड पर रखा गया लखनऊ को। 3 लाख से 10 लाख मीरा, बयानदर, 50 लाख से 50,000 से 3 लाख की आबादी में देवास पहले नंबर पर है। फिर 20,000 से 50,000 की आबादी में पणजी, और लेस देन 20,000 की बात करें तो बिल्हा पहले स्थान पर है। ये सारी सिटीज है अलग अलग शहरों की। तो ये टॉप 3 रैंक 10,000 प्लस 10 लाख प्लस अगर पॉपुलेशन में देखें तो पहले पर अहमदाबाद, दूसरे पर भोपाल, और तीसरे पर है लखनऊ। पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ में एक बार ये टॉप 3 हर कैटेगरी के पढ़ लेना। वैसे इतना डेप्थ में जाकर तो आपको इतना ज्यादा पीछे जाकर तो नहीं पूछेगा, पर टॉप के स्टेट और जो सिटीज है उनको याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्वच्छता सर्वेक्षण। लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना कहां शुरू की गई है? इंडिया की पहली ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है भारत के गुजरात राज्य में। ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को गुजरात सरकार ने शुरू किया है। इसको नाम दिया है गुजरात ने क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात। इसके बाद गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसके तहत किया क्या जाएगा? गुजरात में जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, उसने इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए आगे काम करेगा। यह प्रोजेक्ट को लागू करेगा गुजरात में। इस प्रोजेक्ट के तहत जो जनजातीय क्षेत्र हैं, गुजरात के 17 जिलों के 2000 से ज्यादा आदिवासी आबादी के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे, उनको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, 2000 से ज्यादा आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनके डीएनए को सैंपल लिए जाएंगे, डीएनए के उनको रिजर्व किया जाएगा और उन पर रिसर्च का काम किया जाएगा। और देखा जाएगा कि भाई जो हमारी आदिवासी कम्युनिटी, उनमें अलग अलग डिसीज के क्या कारण है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। तो इन फ्यूचर ट्राइबल्स में जो सिकल सेल एनीमिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, एक डिसीज है, थैलीसीमिया और वंशानुगत कैंसर, ऐसी डिसीज को आगे चलकर रोका जा सकता है जनजाति आबादी में, आदिवासी आबादी में, और इनके लिए बेहतर वैक्सीन और मेडिसिन को भी डेवलप किया जा सकेगा डीएनए के अध्ययन के आधार पर। तो ट्राइबल्स के जेनेटिक डेटा की स्टडी की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उनको हेल्थ केयर दिया जाएगा, हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी, और इन पर रिसर्च के माध्यम से इन फ्यूचर मेडिसिन को डेवलप किया जा सकता है, स्पेशली आदिवासी समुदाय के लिए। तो ये प्रोजेक्ट है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। इसे शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन? तो ये हो गया गुजरात राज्य। ओके, तो यहां पर हमारे 18 जुलाई के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, क्वेश्चन आंसर लेंगे। सेना द्वारा प्रचंड शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है 17 जुलाई को। भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव बाजार किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। आगे, माई डिड प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया? माई डिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो यह बनाया गया कर्नाटक राज्य में। पहला, सभी के आंसर लगभग सही आए थे, सुदर्शन सेतु, जो कि हमको देखने को मिलता है गुजरात में। सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है इंडिया का। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का शुभारंभ कहां किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया असम राज्य में।
अंगलूदन स्टॉलिन पहल कहां शुरू की गई? तो इसे शुरू किया गया तमिलनाडु राज्य में। और 2025 समिट समर फिशू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है जर्मनी के रहिन रुहर नाम के शहर में। अधिकतर ऑप्शन यहां पर डी सही थे आपके, कुछ कमेंट भी देखे थे मैंने ऐसे। ओके ठीक है, हमारी जो कंटेंट टीम होती है उनसे उन्होंने ऑप्शन रखे होंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे आते हैं। अगले ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या था? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन कहां किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये सारे हमारे आंसर हो गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो यह होती है मीथेन, CH4। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। और महात्मा गांधी ने डू और डाई का जो नारा था वो दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सभी के सही आंसर है। यहां पर हमने एक आंसर लिया है, म्यूजिकल प्रिया का कमेंट लिया है, बिल्कुल सही आंसर था। और एक आईडी है कृष्ण मुरारी। ठीक है, तो इनके भी बिल्कुल सही आंसर आए थे, आप सभी के सही हैं। आज के सेशन के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सेकंड। थर्ड है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के। तो तीनों क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लो, आराम से कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, नए करंट अफेयर के साथ, नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।